नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हिंदी की वर्णमाला। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाला है। चलिए अब हम देर नहीं करते हैं, आज हम लेकर आए हैं हिंदी का टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला वर्ण का मीनिंग है हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। वर्ण क्या है? ध्वनि। और माला का मीनिंग है, माला का जो शाब्दिक अर्थ है गूंथना। हमारे जो वर्ण हैं उनको माला के अकॉर्डिंग गूंथ के रखा गया है। वर्ण के वास्तविक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऊपर बताया गया है कि वर्ण ध्वनि है और वर्णमाला का मीनिंग, जिसको वर्णों की माला बनाई गई है। अब है वर्ण के वास्तविक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वास्तविक जो वर्ण हैं उन्हें क्रम के अकॉर्डिंग रखा गया है। किसमें? समूह में। उसे वर्णमाला कहते हैं। अब आता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है और हिंदी देवनागरी लिपि में 52 होती है। अब आते हैं हम कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। जो हमारा 44 है ये हमारा हिंदी वर्णमाला में होता है, और जो हिंदी देवनागरिक है उसमें हमारा 52 होता है। ये भी सॉर्ट आउट करेंगे हम आपका, अभी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम पूरा कंटेंट आपको समझाने के बाद 44 और 52 का ज़रूर समझाएंगे। अब आता है कि वर्ण ध्वनि, जैसे हम बोलेंगे ए, ये हमारी ध्वनि है, इसे हम वर्ण बोलते हैं। वर्णों से मिलकर क्या बना? अक्षर। अक्षर से मिलकर क्या बना? शब्द। शब्द से मिलकर क्या बना? वाक्य। और वाक्य से मिलकर क्या बना? भाषा विचार, जो मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ। भाषा विचार जिसे हम बोलते हैं सेंटेंस। अच्छा, अब आप ये बताइए मुझे कि हमने वर्ण भी सीखा किसे शाब्दिक अर्थ में, और समूह भी सीखा, और माला का मीनिंग भी सीखा। अब ये वर्ण से अक्षर बना और अक्षर से ये भी बना, भाषा हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन वर्ण की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो हमें अपनी भाषा बोलने में वर्णों का स्पष्ट रूप से प्रयोग हुआ? बताइए आप मुझे। अब हम समझाते हैं आपको। हम जो भाषा बोलते हैं, जो हम विचार, वर्णों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शुद्ध अशुद्ध को शुद्ध उच्चारण कर सकें, अशुद्ध विचारों को हम शुद्ध विचारों में बदल सकें। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मुझे एग्जाम्पल ले लेती, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं
मुझे घर जाना है। तो अब मुझे इसमें बताइए आप, इसमें अशुद्ध कौन से वर्ण शब्द में है, कौन से ऐसे वर्ण में है जहां अशुद्ध दिखाई दे रही है। अशुद्ध है इसमें यहाँ, मुझे तो कुछ होता ही नहीं, छे का यूज तो हम कर ही नहीं सकते, हम यहाँ यूज करेंगे छह का। मुझे घर जाना है। तो इस अशुद्धता को हमें शुद्ध करने के लिए वर्णों का उच्चारण और वर्णों का अधिक ज्ञान होना चाहिए, और वर्णों का इसीलिए ही हमारे भाषा विचारों में प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा वर्णों के भेद, वर्ण के भेद या वर्णों के भेद। वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, लेकिन हमारे जो हिंदी में यूज होते हैं वो दो ही होते हैं। तीसरा जो हमारा हम बता देते हैं, तीसरा जो है, आप ये कहो कि इसमें तो तीन होते हैं, बुकों में तीन है, लेकिन यहाँ पर तीन नहीं बताए गए हैं, लेकिन हम बता देते हैं तीन होते हैं, हमने दो ही बताए हैं। इसका यूज़ यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए हमने इसका नहीं बताया, लेकिन हमने इसलिए बता दिया है कि आप लोग ये कहें कि मैम ने तो दो ही बताए हैं, लेकिन बुकों में और हमने पढ़े हैं तीन होते हैं, इसलिए। वर्ण के भेद दो प्रकार के हैं, स्वर एंड व्यंजन। अब आता है हमारा शुरू में स्वर रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके, स्वर कहलाते हैं। अब आता है, ध्यान से सुनिए, स्वर। स्वर ऐसे वर्ण हैं जिसको किसी का सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं स्वतंत्र है। संख्या में 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं 10 होती हैं, ये आपको पता है। और कि संख्या में तो 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं 10 होती हैं। एक ऐसा है, ऐसा वर्ण है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी में आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये हमारी 10 मात्राएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और री की 10। ये हमारी 10 मात्राएं होती हैं
वैसे 11 होते हैं वर्ण, लेकिन ये हमारी ए की कोई मात्रा नहीं होती है। अब आते हैं हम स्वर। स्वर के भेद। स्वर के भेद 2 प्रकार के होते हैं, एक हास्य स्वर, एक दीर्घ स्वर। हास्य स्वर में हास्य स्वर को हम लघु बोलते हैं और मूल रूप भी बोलते हैं। हास्य का मीनिंग है छोटा, हास्य का स्वर है छोटा, और दीर्घ का मीनिंग है बड़ा, जिसे हम गुरु भी बोलते हैं और संधि भी। अभी संधि और मूल रूप और लघु और गुरु ये भी हम आपका क्लियर लेकर चलेंगे। अब स्वर हमारे ए, ऐसे अनार, आ का आम, ई से इमली, छोटी की, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ये मैंने अन से अंगूर, आने खा ली। ये मैंने शुद्ध उच्चारण यूज़ किया है यहाँ पर। मैंने जो इन वर्णों का शुद्ध उच्चारण प्रयोग किया है, इनको ऐसे ही बोलते हैं। शुद्ध भाषा का उच्चारण किया है मैंने इन वर्णों का। अब आप इसमें देखिए, इसमें री नहीं है, इसमें री नहीं है। ये टोटल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्वर हमारे 11 होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर, लेकिन अर्थ के आधार पर 10 होते हैं। अर्थ के आधार पर 10 होते हैं और वर्णमाला के अकॉर्डिंग 11 होते हैं, और कुल स्वर पूछ लिया जाए तो 13 होते हैं। अब ये 10 क्यों होते हैं और 11 क्यों होते हैं और 13 क्यों होते हैं, ये आप सबके मन में क्वेश्चन आ गए होंगे, लेकिन अभी आप धीरज बनाए रखें, हम ये भी आपको बताएंगे। हम आपके साथ साथ में सॉर्ट आउट लेकर चलेंगे। अब चलते हैं हम स्वर की ओर। स्वर में हमारे री नहीं है, यहाँ पर हमारा ए, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, ये हमारे टोटल 10 स्वर हैं, और इसमें हमारा री नहीं। हमने वर्णों की अशुद्धता को शुद्ध कर लिया, वर्ण भी सीख लिए, और वर्णों से भाषा विचार करना भी सीख लिया। अब आते हैं स्वर। स्वर के भेद बताए हैं, 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कुल कितने होते हैं? कुल में 13 होते हैं, और अगर स्वर पूछे जाएं तो 11 होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर स्वर पूछ ले तो 10 होते हैं। आपको 13 भी पता है। 13 में यही होते हैं सब, यहाँ से और यहाँ तक।
ये टोटल 13 होते हैं। यहाँ पे 2 मिस प्रिंट हो रहे हैं, ये हम लिख लेते हैं। और री भी इसमें नहीं है, वो भी लिख लेते हैं। लेकिन री तो इसमें नहीं लगाया हमने जानबूझकर, सिर्फ हम ये 2 मिस प्रिंट हो गए हैं। री हमारा अर्थ के आधार पर री नहीं आता है। अगर हम री का उच्चारण करें तो ऐसे करते हैं। अगर हम लेखन में करें री का, तो हमारा री कैसे लिखे जाएगा? री लिखा जाएगा ऐसे। क्या आप ऐसे लिख दोगे री को? जैसे आप उच्चारण करते हो, अगर आप ऐसे लिख दें तो क्या ऋषि माने जाएगा? नहीं, ये वाला सही है आपका, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि लेखन के रूप में ऋषि ही ऐसे लिखे जाएगा, री का प्रयोग होगा, और उच्चारण में री का होगा। तो इसलिए हमारा री को, जो हमारे वर्णमाला का वर्ण है री, उसको अर्थ के आधार पर नहीं लिया जाता है। सिर्फ अर्थ के आधार पर री छोड़कर और विसर्ग और अनुस्वार को छोड़कर, आयोग को छोड़कर, ये 10 टोटल 10 स्वर होते हैं। इनको अर्थ के आधार पर रखा जाता है। और अगर कुल स्वर पूछ ले जाए तो आयोग वह भी उसमें काउंट होंगे और री भी काउंट होगा। अगर आयोग वहाँ हटाकर वो खाली स्वर पूछ लिया जाए तो हमें 11 बताने होंगे। 11। अब आते हैं हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर वे वर्ण होते हैं जिनमें बोलने में कम समय लगता है। अभी हम बता रहे हैं आपको, इनमें कम समय लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से वर्ण, ये स्वतंत्र रूप से हैं, ये स्वयं स्वतंत्र, इनको मिली हुई है स्वतंत्रता बोलने के लिए, और इसलिए इनमें कम समय लगता है। ये स्पष्ट रूप से बोले जाते हैं। और जो दीर्घ स्वर हैं, इनमें 2 गुना समय लगता है। और ये हास्य स्वर से ही मिलकर दीर्घ स्वरों का निर्माण हुआ है। वो कैसे? ए प्लस ए मिलकर आ बना, और ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण हुआ। ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण हुआ। हमने अभी इन 3 के बारे में बताया आपको। दीर्घ स्वर में आपको इन 3 के बारे में बताया। अब हमारे बाकी बचते हैं 4। इन 4 के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। वो क्यों नहीं बताया? क्योंकि इन चारों को हम संयुक्त स्वर बोलते हैं या संयुक्त अक्षर भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हास्य स्वर मिलकर बनता है। ये हास्य स्वर मिलाकर और दीर्घ स्वर मिलाकर, दोनों को मिलाकर ये जब संयुक्त वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे ए प्लस ई, ये हमारे दोनों हास्य स्वर है, आप अभी ऊपर समझाया है, इससे ए बना। ए हमारा संयुक्त है, और अब ये यहाँ पर आ गया, ए और ए मिलकर आई का निर्माण किया। ई और ए मिलकर ओ का निर्माण किया। ऊपर ओ और ए मिलकर आओ का निर्माण किया। तो इन्हें ऐसे संयुक्त बोला जाता है कि जब
ये दो प्रकार के स्वरों का मिलकर निर्माण करते हैं किसी तीसरे वर्ण का, तो उसे संयुक्त वर्ण बोला जाता है। अब आता है हमारा इनका प्रयोग। प्रयोग स्वर के उच्चारण स्थान। अभी हमने आपको वर्ण से वर्ण बनाना सिखाया और अब हम बताते हैं इनका उच्चारण। एक डायग्राम बना रही हूँ मैं, इसके अकॉर्डिंग जल्दी समझ में आ जाएगा आप सबके। ये है कंठ, ये है ओष्ठ, ये कंठ है, ये ओष्ठ है, ये तालव्य है, मूर्धा है, ये दंत है और ये पांच उच्चारण ऐसे स्थान हैं जिससे हमारे सारे स्वर बोले जाते हैं, जिससे हमारी पूरी वर्णमाला बोली जाती है। जब हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे उसमें भी हम इसका प्रयोग बताएंगे, इन पांचों स्थानों का। अभी फ़िलहाल हम स्वर पढ़ा रहे हैं तो हम सारी बातें इन्हीं की करेंगे, हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। कंठ, आप अपने कंठ पे टच करें और कंठ से उच्चारण करें ए। तो देखें यहाँ पर कंठ पर जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर हल्का सा जोर पड़ता है और जब हम उंगली रखकर बोलते हैं तो एकदम हमें महसूस होता है, एहसास होता है कि वाकई में सच में कि हाँ यहीं से आवाज़ आई है। मैं खुद भी आप अभी बोल रही हूँ आपके साथ ही। यहाँ ए और आ का उच्चारण हो गया। अब आता है तालु। तालु थोड़ा सा कंठ से ऊपर चले जाएं आप अपने प्रैक्टिस करें, वहाँ उसका उच्चारण स्थान है तालु से। जब हम बोलते हैं तो ई और बड़ी ई। अभी हमने इसमें जीभ साइड में रखी है, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन जीभ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो हम बाद में बताएंगे। अब आता है हमारा मूर्धा, जो हमारा तालव्य से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसमें री का प्रयोग होता है, ओनली वन वर्ण का। अब आता है हमारा दंत। दंत का यहाँ मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि उसका उच्चारण स्थान कुछ नहीं है स्वरों में, इसलिए मैंने यहाँ पर दंत नहीं लिया है। और अब आता है ओष्ठ। ओष्ठ में ओष्ठ का उच्चारण हमारा ऊ और बड़े ऊ। आप देखना जब ऊ बोलते हो तो आपके जो मुंह जो होठ हैं, होठ उसका जो शेप सी ना हल्की सी राउंड में हो जाती है। आप खुद से भी मेरे साथ बोलो और फिर देखते हैं कि आपकी भी होती है या मेरी होती है शेप। होठ जो मेरे होठ हैं उनकी राउंड गोल गोल बोल जब उच्चारण करते हैं तो हम ऊ, तो ऐसे होठ हमारे बंद से भी हो जाते हैं और राउंड से शेप बन जाती है। अब आते हैं हमारा कंठ और तालव्य। कंठ से हमारा ए और आ बना, लेकिन कंठ और तालव्य से जो बोले जाते हैं, दोनों से कंठ और तालव्य से मिलकर बोले जाते हैं, वो है ए और आई। अब आता है कंठ ओष्ठ। कंठ से और ओष्ठ से मिलकर जो वर्ण बोले जाते हैं वो ओ से उखली और औ से औरत। इनका सही उच्चारण ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी सींग, री से ऋषि, ए से एडी, आई से ओ से ओखलू, बड़ा से ऊन, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ये इनका सही उच्चारण शुद्ध उच्चारण होता है, इसलिए मैं ये उच्चारण यूज़ कर रही हूँ। अब आता है
जीव की मेन महत्वपूर्ण भूमिका, और जो हमने साइड में रखी हुई थी, अभी ऊपर हम डायग्राम में लेकर नहीं आए थे जीव को, उस साइड में रख दी थी, लेकिन इसलिए क्योंकि इसलिए रखी थी, इसकी जो भूमिका है वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डायग्राम है जीव का। जीव के 3 भाग होते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ लाइक भी कर लें, और जो भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है वो कमेंट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी सॉर्ट आउट दूर कर सकते हैं। जीव के 3 भाग होते हैं। जो आगे का भाग होता है, जिसे हम पहला भाग बोलते हैं, होता है अग्रय। कुछ किताबों में लिखा रहता है अंक भाग। अंक भाग भी बोला जाता है कुछ किताबों में, और अग्र भाग भी। अब आता है दूसरे नंबर पर मध्य भाग। तीसरे स्थान पर आता है पीछे का जो भाग होता है जीभ का, वो होता है पश्चात भाग। अब हमने 3 भाग तो बता दिए, लेकिन इनकी भूमिका क्या है ये बताई नहीं हमने। चलो, आप वेट कर रहे हो, हम ये भी बता देते हैं। अग्र भाग से हमारा जो उच्चारण होता है ई, बड़ी ए, आई, क्योंकि बिना जीभ के हम उच्चारण नहीं कर सकते। अभी मैंने 5 स्थान बताए हैं, और अगर हमारे जीभ नहीं है तो हम कैसे उच्चारण करेंगे? नहीं कर सकते। आपने देखे भी हैं, कुछ हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम गूंगा बोलते हैं, गूंगे के रूप में बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो जीभ का स्थान है वो ठीक रूप से कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए उस इंसान से, उस बंदे से उच्चारण नहीं हो पाता है। हमारी जो भाषा है वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी कोई ना कोई से अंक में, या तीनों ही कह सकते हो, या कोई ना कोई अंक में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो उच्चारण नहीं कर सकता है। और जब हम भाषा का, विचारों का उच्चारण करते हैं तो हमारे 3 भाग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ में वो 5 स्थान को लेकर और 3 भाग ही हैं। हमारे 8 के 8 स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे भाषा के आमने विचारों को प्रकट करने और आमने सामने बोले जाने वाले। हम किसी बंदे के साथ अपने विचार रख रहे हैं, तो जब हम शुद्धता जानते हैं विचारों की, जब भी हम वर्ण को अच्छे से जानते हैं, हम जब भी उसकी अच्छे से शुद्धता कर सकते हैं, अच्छे से भाषा बोल सकते हैं। अब आता है हमारे जीभ के 3 भागों के उच्चारण स्थान। पहले भाग से जो अग्र भाग है हमारा, उससे हम ई, बड़ी ए, आई का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं। और जो हमारे बीच का भाग है मध्य भाग, उससे हम ए का उच्चारण होता है। जो हमारा तीसरा भाग है जिसे हम पश्चय भाग बोलते हैं, उससे होता है आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। इनका उच्चारण होता है हमारे पश्चय भाग से। इस वीडियो में इतना ही। हमारी जो सेकंड पार्ट आएगा वर्णमाला का, उसमें हम और भी अभी स्वर जो रह गए हैं उनका उच्चारण स्थान बताएंगे, और व्यंजन है हमारे, बाकी बहुत कुछ है जिसमें हम सेकंड पार्ट में, आप हमारा सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें। उसमें हम ग्रामर की वर्णमाला कराएंगे। एक क्वेश्चन था ऊपर हमारा,
एक क्वेश्चन था कि 44, हमने बताया था 44। यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन था हमारे हिंदी की वर्णमालाओं में 44 और देवनागरी लिपि में हमारा 52 और 44 का कन्फ्यूज़न आप सभी के मन में घूम रहा होगा काफ़ी टाइम से, जब से हमने वर्णमाला पढ़ानी स्टार्ट की थी। अब हम बताते हैं आपको 44 और 52 का। 44 है हमारे वर्णमाला में अर्थ के आधार पर। 44 की जो वर्णों की संख्या है वह अर्थ के आधार पर, और जो 52 है यह लिखने या बनावट के आधार पर। ये आपके दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट तैयार हो गए हैं। हमने बीच बीच में क्वेश्चन भी बताए हैं आपको, वे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नोटबुक पर आप ज़रूर लिखे उन्हें, अब माइंड में बस समझने की बात है। आप कभी भी नहीं भूलोगे हमारी ग्रामर को पढ़ाए हुए। वाकई में मैम ने कोई ग्रामर पढ़ाई है। 44 है हमारे अर्थ के आधार पर और 52 है हमारे लेखन या बनावट के आधार पर। और जब हम कंप्लीट करने के बाद, जब हमारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे ग्रामर के, फिर हम एक पूरी ग्रामर के पार्ट के बाद हम एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। ओनली 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे हमारे जो वर्णमाला पर ही हम तैयार कर लेकर आएंगे, जिससे आपके वर्णमाला के बाद आपके क्वेश्चनों से भी आपकी तैयारी हो जाए कि हाँ हमारी अच्छे से तैयारी हो चुकी है। वर्णमाला हम कभी नहीं भूल सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार आप सभी को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो हमारी वीडियो को नए बंदे देख रहे हैं, अगर उन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और लाइक भी कर दें। हम आपकी समस्या का समाधान के लिए, मैं आपके लिए तैयार हूँ।